हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अमर जायसवाल और मैं आपका अपने चैनल ऑफिसर्स एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज जो मैं लेके आया हूँ वो प्रैक्टिस सेट है। ओके, एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट जो कि 11 मार्च 2019 को हुआ था। ठीक है, ये वीडियो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो ये समझना है आप लोगों को। ठीक है, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं जानोगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं और उसे किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए, तो आगे आने वाले एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। दूसरा फायदा ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट देखोगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे पहले, तो अदर चैनल्स, बड़े-बड़े चैनल जहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है, तो वहाँ से पता चलेगा कि क्या वो जो क्वेश्चन बता रहे हैं, वो रिलेवेंट है भी या नहीं। ओके? अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग को नए क्वेश्चंस का भी सेट प्रैक्टिस में करवाऊँ, तो सबसे पहले तो आप लोग को थोड़ा मेरा रीच बढ़ाना पड़ेगा। आप लोग अपने दोस्तों को बताओ इस चैनल के बारे में। उसके बाद अगर आप लोग कमेंट करो, आप लोग को क्या पढ़ना है, चैप्टर वाइज़ पढ़ना है या मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना है, तो उस तरीके से मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के सामने प्रेज़ेंट करूँ, लाइव पढ़ाऊँ या रिकॉर्डेड लेक्चर डालूँ। वो भी आप लोग के कहने पे ही मैं करूँगा, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आज से मैंने ये स्टार्ट किया है एसएससी जीडी प्रीवियस ईयर का सेट प्रैक्टिस जो मैं रेगुलर करवाऊँगा। ठीक है? हाँ, कोशिश करूँगा कि पर डे डालूँ, नहीं तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन तो पक्का आएगा ही आएगा ये वीडियो। ठीक है? तो बिना वक़्त गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे बारे में कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग यहाँ देख सकते हो। ठीक है? तो बढ़ते हैं आगे अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है? हर एक क्वेश्चन का मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा कि किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है? और उसके बेसिस पे हम लोग ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है? टाइम का कोई कमी नहीं है हमारे पास, अच्छे से पढ़ते हैं। सो पहला क्वेश्चन है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 27 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स। देखो, 27 आर्टिकल्स का जो कॉस्ट प्राइस, ठीक है, वो किसके इक्वल है? 18 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो निकालूं, तो यहाँ देखो एसपी इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, और 18 बाय ये 27 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में। 9 से दोनों कट रहा है, 9 दूना 18, 9 तिया 27। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया हमारे पास। तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? वैसे भी हमें यहाँ पता चल रहा है जब एसपी जो है वो ग्रेटर हो जाए सीपी से, तो हमें हमें होता क्या है, प्रॉफिट होता है हमें। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 1 का। तो प्रॉफिट हो रहा है 1 का, और प्रॉफिट जो निकालते हैं वो किस पे निकालते हैं? सीपी पे। सीपी हमारा क्या है? 2। तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%, तो ही तो हमारा प्रॉफिट परसेंट आएगा ना। तो ये आंसर हमारे पास क्या आ गया? 50%। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि अ ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग, ट्रेन का जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है? 400 मीटर की वैल्यू। ठीक है, और एक पोल को पास करता है, टाइम जो है हमारे पास वो 20 सेकंड गिवन है। क्या गिवन है? 20 सेकंड। एक पोल है, इसको ट्रेन पास करता है कितने सेकंड में? 20 सेकंड में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन? देखो, ऐसे कंडीशन में जब कोई ट्रेन एक पोल को पास करता है ना, तो ट्रेन, सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि स्पीड का फॉर्मूला क्या था, उसके बाद हम इसे समझते हैं। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? अब ये समझो कि स्पीड हमें निकालना है, डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस कितना कवर किया इसको? तो एक पोल को क्रॉस करने में ट्रेन जो डिस्टेंस कवर करता है वो अपने खुद की लेंथ के इक्वल का डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया हमारा 400 मीटर। साथ ही साथ उसे टाइम कितना लगा इस पोल को क्रॉस करने में? तो 20 सेकंड। तो 20 से डिवाइड दे देंगे, तो ये हमारा क्या आ गया? 20 मीटर पर सेकंड। अगर आपका मतलब क्वेश्चन में अगर किलोमीटर पर आवर में पूछा जाएगा, तो 520 को 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। 5 चौके 20, 18 चौके 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में करें, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में समझते हैं। अ डिस्काउंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल्स एक्स, मतलब एक्स कोई पर्सन है, टू बाय 5 kg मोर राइस फॉर 100। व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द राइस? मैं इसको हिंदी में भी समझाता हूँ आपको, आप चिंता मत करो, इंग्लिश में सिर्फ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई आर्टिकल है, ठीक है, इसका प्राइस जो है ना वो 20% से डिक्रीज हो जाता है। मान लो कि इनिशियली प्राइस उसका 100 है, तो उसका प्राइस 20% से डिक्रीज हो जाता है, कितना हो जाएगा? 80।
ठीक है? तो प्राइस अगर किसी चीज़ का घटता है, ठीक है? तो आप ऑब्वियस है कि कम पैसे में आप क्या करोगे? ज़्यादा सामान खरीदोगे, राइट? तो इसका प्राइस पहले 100 था, बाद में इसका प्राइस 80 हो गया। इस कारण से वो ₹100 में, वो कितने रुपए में? ₹100 में 5 केजी अधिक चीज़ खरीदता है, अधिक आर्टिकल खरीदता है। ₹100 में ही पहले ₹100 में मान लो एक्स खरीदता होगा एक्स केजी, अब ₹100 में वो एक्स प्लस 5 केजी खरीदता है। मतलब कहने का मतलब ये, ठीक है? यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे आप। तो पूछ रहा है व्हाट इज़ द रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द राइस? राइस है, ठीक है? तो उस चावल का घटा हुआ कीमत पूछ रहा है हमसे, ठीक है? तो ये हमारा प्राइस है। तो अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा सिंपली? अमाउंट अब ज़्यादा कितना खरीद सकता है? 20 ज़्यादा खरीद सकता है। देखो ये समझना है आसानी से। मान लो कि टोटल आर्टिकल जो है ना वो कितना था? 100 इंटू 80, ठीक है? इतना केजी आर्टिकल था, ठीक है? तो पहले 100 रुपीज़ था, तो 100 रुपया में वो कितना केजी खरीदेगा? डिवाइड दे देंगे तो 80 केजी, ठीक है? अब उसके पास 80 रुपया है, तो 80 रुपया में वो कितना केजी खरीदेगा? 100 केजी। तो हम लोग देख रहे हैं अगर प्राइस जो है 180 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 80-100, है ना? तो ये हमारा प्राइस था पहले 100 से 80 हो गया, अब अमाउंट जो है वो कितना हो जाएगा? 80 से 100 हो जाएगा। तो अमाउंट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ? 20 का इंक्रीज़ हुआ, ठीक है? तो इंक्रीमेंट देखेंगे, इंक्रीमेंट हो रहा है 20 का, कितना पे से? 80 से। पहले 80 केजी खरीद सकता था, अब 20 केजी ज़्यादा खरीद सकता है। तो इसका रेशियो निकालो तो ये क्या आ जाएगा? 1/4। ये इंक्रीज़्ड अमाउंट है, ये ओरिजिनल अमाउंट, ये ओरिजिनल अमाउंट, ये इंक्रीज़्ड अमाउंट है, ठीक है? अब इंक्रीज़ अमाउंट का वैल्यू कितना दिया है? 5 केजी, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5 केजी, है कि नहीं? तो इस 4 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 20 केजी, मतलब पहले वो 20 केजी खरीद सकता था, अब कितना कर देगा? ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंक्रीज अमाउंट दोनों मिला के कितना हो गया? 5। तो 5 यूनिट का वैल्यू 25 केजी, राइट? अब पूछा गया है कि ₹100 में वो अब कितना खरीद सकता है? रिड्यूस्ड प्राइस निकालना है, राइट? तो रिड्यूस्ड प्राइस कैसे निकलेंगे? अब ₹100 में वो 25 केजी खरीद सकता है, तो ₹4 पर केजी, ये अभी प्रेजेंट अमाउंट रिड्यूस्ड प्राइस हो गया। अब पूछेगा कोई पहले का क्या प्राइस था? तो ₹100 में पहले वो कितना खरीद सकता था? 20 केजी खरीद सकता था। तो पहले उसे ₹5 पर केजी के हिसाब से खरीदना पड़ता, अब उसे ₹4 पर केजी के हिसाब से खरीदना, मतलब खरीद रहा है वो, ठीक है? तो रिड्यूस्ड प्राइस क्या हो गया? ₹4 पर केजी। आई होप ये समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। आप 2-3 बार ये क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट टास्क इन 40 डे, ठीक है? ए और बी मिल के एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 30 डेज, 30 दिनों के लिए दोनों मिलके काम करता है, ठीक है? उसके बाद बी क्या करता है? बी काम छोड़ देता है। ए फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन नेक्स्ट 22 डेज, इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क? अब देखो 40 दिन में कितना काम करेगा? 1 वर्क। तो 1 डे में कितना काम करेगा? 1/40 वर्क। अब 30 डे में कितना काम करेगा? 30/40, मतलब 3/4 वर्क जो है वो कंप्लीट हो जाता है जब ए बी दोनों मिलके काम करता है, ठीक है? तो रिमेनिंग वर्क हमारे पास कितना आ गया? 1 माइनस 3/4, मतलब 1/4 हमारे पास रिमेनिंग वर्क आ गया। अब इसी रिमेनिंग वर्क को तो ए जो है वो 22 दिन में कर रहा है। अब यहाँ दिखेंगे ए जो है 1/4 वर्क को 22 दिन में कर रहा है, तो ए जो है 1 वर्क को कितने दिन में करेगा? 22 गुना 4। देखो 1/4 काम को 22 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम करेगा तो गुना ही होगा ना ये 4 से, तो कितना हो गया? 88 डेज, ठीक है? तो इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द वर्क, तो ए जो है वो पूरा काम 88 दिन में कर सकता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, तो ये क्वेश्चन है अ होलो कॉपर पाइप इज 22 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है? एक कॉपर वायर है, मान लो ये कॉपर वायर है हमारा, ठीक है? ये होलो कॉपर वायर है, मतलब इसका कुछ ना कुछ थिकनेस है इधर से, ठीक है? बीच में खाली इस तरह का, ठीक? 22 सेंटीमीटर लॉन्ग है ये, एंड इट्स एक्सटर्नल डायमीटर इज 28। एक्सटर्नल डायमीटर अगर 28 है तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा भाई? 14। मतलब यहाँ से अगर यहाँ तक का लेंथ लिया जाए तो ये कितना है हमारे पास? 14।
ठीक है। एंड द थिकनेस ऑफ द पाइप इज 3 सेंटीमीटर, मतलब ये जो थिकनेस है ना हमारा वो कितना है 3 सेंटीमीटर। थिकनेस 3 है और एक्सटर्नल डायमीटर 14 है, तो इंटरनल रेडियस कितना होगा, एक्सटर्नल रेडियस हमारा 14 है तो इंटरनल रेडियस कितना होगा 14 माइनस 3 मतलब 11। ठीक है। अब बोल रहा है कि आयरन एंड इट्स आयरन वेट्स इतना, मतलब इसका 8.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब ये क्या दिया हुआ है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है पता है, डेंसिटी होता है, डेंसिटी ऑफ इस मटेरियल। ठीक है। तो पूछ रहे थे वेट ऑफ द पाइप, तो देखो डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो अगर वेट निकालना है तो डेंसिटी को वॉल्यूम से गुना करना पड़ेगा। अब डेंसिटी तो हमें मालूम है, हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट मतलब ये लेंथ। ठीक है। हाइट कितना है 22 सेंटीमीटर। अब ये हमारा वॉल्यूम है और इसी में अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दे डेंसिटी से मतलब 8.5 से, तो ये हमको इतना ग्राम आ जाएगा। इतना क्या आ जाएगा, इतना ग्राम इस पाइप का वेट होगा। अब ये ग्राम में आ रहा है। ठीक है। तो इसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, अगर केजी में पूछा रहेगा तो 100 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है। अब देखो पहले इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं 14 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो 25 और ए माइनस बी करेंगे तो 3। तो हो गया 22/7 गुना 25 गुना 3 गुना 22 गुना 8.5। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेना तो आंसर आ जाएगा ग्राम में। आई थिंक इसका केजी में पूछा गया तो 100 से 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, ये आपको केजी में आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा है तो आप कैलकुलेशन फास्ट करोगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ठीक है। तो उसमें कह रहा है द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 2397। 2397 में वो कौन सा लीस्ट नंबर ऐड किया जाए जिससे कि वो 3 से 4 से 5 से 6 से सभी से डिविजिबल हो जाए, राइट। तो इस ऐसे कंडीशन में जो भी नंबर्स दिए होते हैं सबसे पहले इसका एलसीएम निकाला जाता है। तो एलसीएम 3 4 5 6 से कटने वाला मुझे तो पता है 60 है, फिर भी आप लोग निकाल के देख लेना वो 60 ही आएगा। ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रैक्टिस करने से होता है कि तुरंत देख के पता लगा सकते हो। 6 से कटने वाला 30 और 60 ही नज़र आता है। अगर 6 से कटने वाला 12-15 भी होता है, 12 भी होता है, 18 भी होता है, लेकिन 18 5 से नहीं कटेगा। तो 5 6 का एलसीएम 30 तो 60 उससे समझ में आ जाता है। ठीक है। तो आप लोग भी ये प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी एक बार भी दिख जाएगा। तो 60 इट मीन्स इस नंबर में से क्या जोड़े कि वो 60 से क्या हो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। ऐसे कंडीशन में इसको डिवाइड देते हैं हम लोग और कुछ नहीं करते, सिंपली डिवाइड दे रहे हैं हम लोग। तो डिवाइड में देखो ये पहला 3 नंबर देखो, पहला 2 नंबर तो 60 से छोटा है तो 3 नंबर देखेंगे। पहला 239 मतलब तो ये 240 के आसपास लग रहा है, तो 6 के 24 मतलब 240 हो गया ना, मतलब इससे ज़्यादा हो गया तो 3 बार में लगाएंगे, राइट। 17 का 18 180 घटाओ 9 13 में से 8 गया 5 और ये कट गया 59, फिर 7 उतरो। अब ये 597 छछा के 9 9 के 54 9 बार में लगाएंगे तो 540 आ जाएगा। ठीक है। 7 बच गया 5 बच गया 57 फिर से बच रहा है। ठीक है। अब देखो चूंकि ये नहीं कटा, इसका मतलब इससे जस्ट एक बड़ा जो अगर नंबर लेंगे 40, अगर उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा पूरी तरह से कट जाएगा। और इससे जस्ट बड़ा इसलिए ले रहे हैं नंबर क्योंकि इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जस्ट जो नंबर आएगा ना वो इससे बड़ा होगा और वो 60 से डिविजिबल भी हो जाएगा। तो 60 गुना 40 अगर करेंगे तो कितना आ गया 2400। अब 2400 इससे कितना ज्यादा है 2397 से, ये देखो 3 ज्यादा है। इसका मतलब अगर इस नंबर में 3 हम लोग ऐड कर देंगे तो वो 60 से एग्जैक्टली क्या होगा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इसे ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ ए बस इज 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 56 किलोमीटर पर आवर। फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर। देखो मान लो कोई बस है, वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, तो एक कंडीशन में देखता है कि अगर बस बिना रुके जाता है मतलब एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, हाँ मतलब कहीं कहीं रुकता होगा वो, ठीक है, बीच में रुका, यहाँ पे मान लो यहाँ रुका, ठीक है। अगर वो इसको स्टॉपेज को नहीं देखा जाए ना तो बचे हुए टाइम में वो 70 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड मेजर किया गया। लेकिन अगर वो रुक रुक के चलता है, ओवरऑल स्पीड उसका देखा जाए जिसमें वो रुका फिर चला रुका चला, तो उसका स्पीड देखा जा रहा है तो वो 56 किलोमीटर पर आवर है। तो पूछ रहा है कि 1 घंटे में बस कितना देर रुकेगा। अब सबसे पहले देखो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर,
तो 1 घंटे में तो अगर देखा जाए कि जब बस नहीं रुका, बस अगर रुके ही नहीं, तो 1 घंटे में वो कितना चलेगा? 70 किलोमीटर। और अगर बस रुक-रुक के चले, तो 1 घंटे में वो कितना चलेगा? 56 किलोमीटर। मतलब इसमें स्टॉपेज भी है और विदाउट मतलब स्टॉपेज के साथ चला है तो 1 घंटे में 56 किलोमीटर चलेगा। तो 1 घंटे में अगर बस नहीं रुकती, तो वो कितना किलोमीटर चलती? 14 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलती। तो इस 14 किलोमीटर को एक्स्ट्रा चलने में लगा समय पूछ रहा है। तो स्पीड हम लोग कौन-सा लेंगे? 70 लेंगे क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि 14 किलोमीटर अगर नहीं रुकती, 14 किलोमीटर अगर नहीं रुकती तो बस और कितना टाइम लेती? तो 70 किलोमीटर पर आवर से चलता है ना विदाउट स्टॉपेज में। तो टाइम बराबर कितना आ गया? 14/70 मतलब 1/5 घंटा। ठीक है? 1/5 घंटा कितना होता है? 1/5 गुना 60 मतलब 12 मिनट। ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हुँ, इसमें कह रहा है ए एंड बी कैन कंप्लीट अ टास्क इन 40 डेज़ एंड 16 डेज़। ए जो है एक काम को 40 दिन में करता है और बी एक काम को 16 डेज़ में करता है। ए स्टार्टेड द वर्क task alone and then after 12 days B joined him till the completion of the task. How long did the task last after B joined the task? कह रहा है कि ए जो है काम अकेले स्टार्ट करता है, 12 दिन बाद बी इसको ज्वाइन करता है, तो पूछ रहा है बी के ज्वाइन करने के बाद उन दोनों को कितना समय लगेगा काम को खत्म करने में। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे हम लोग, राइट? टोटल वर्क हम लोग किसको लेते हैं? जो नंबर ऑफ डेज होता है ना उसी का एलसीएम होता है। तो 16 और 40 का एलसीएम, 40 का दुगुना करो, 16 40 तो 16 से नहीं कट रहा है तो 40 एलसीएम नहीं होगा। 40 दूना 80, तो 80 40 से भी कट रहा है, 16 पंचे 80, तो हम लोग समझ गए कि टोटल वर्क हमारा क्या होगा 80 और इस दोनों का एलसीएम भी 80 है। तो ए का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? अच्छा, ये फॉर्मूला तो आप लोग को पता ही होगा कि टोटल वर्क जो होता है वो क्या होता है? इफिशियंसी गुना टाइम होता है। ठीक है? तो टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टाइम। का इफिशियंसी अगर निकालेंगे तो टाइम क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क में डिवाइड देना पड़ेगा। तो टोटल वर्क है टी, उसमें से इसका टाइम को डिवाइड देंगे तो इफिशियंसी 2 आ गया। बी का एफिशिएंसी निकालेंगे तो टोटल वर्क में 16 से डिवाइड दे देंगे तो 5 आ गया। अब क्या करें? ए स्टार्ट करता है वर्क। ठीक है? कौन स्टार्ट करता है वर्क? ए स्टार्ट करता है और क्या दिन तक काम करता है? 12 दिन तक। तो 12 दिन गुना उसका एफिशिएंसी 2 मतलब 24। एफिशिएंसी गुना टाइम क्या हो गया? वर्क। मतलब 24 काम वो कर लेता है। अच्छा, बच गया कितना काम? 80 में से 24 घटाओ, 6 और 56, 56 काम बचा हुआ है। अब बी भी इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से ए बी दोनों मिल के काम करेगा आगे। ठीक है? दोनों मिल के काम कर रहा है तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ेंगे ना, तो 5 दो कितना हो गया? 7 एफिशिएंसी हो गया। तो 56 काम है, उसमें हम लोग उसके एफिशिएंसी से डिवाइड दे देंगे तो क्या आएगा? टाइम 8। तो 56 काम को करने के लिए ए बी को 8 दिन और लगेगा। ठीक है? तो पूछ रहा है हाउ लॉन्ग डिड द टास्क लास्ट आफ्टर बी ज्वाइन द टास्क। तो बी ज्वाइन करने के बाद उन दोनों को 8 दिन और लगेंगे काम को कंप्लीट करने में। ठीक है? बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इसमें कह रहा है देखो, ए सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 720 इन 2 ईयर। कोई प्रिंसिपल है, वो 2 साल में 720 हो जाता है, ये अमाउंट है। ठीक है? फिर ये प्रिंसिपल है और ये 3 साल में कितना हो जाता है? 792 हो जाता है। तो पूछ रहा है रेट परसेंट क्या होगा? देखो, इसको बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है लेकिन इसे समझना होगा थोड़ा पहले। ठीक है? कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट के कंडीशन में, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के कंडीशन में अमाउंट जो होता है ना वो जीपी के फॉर्म में इंक्रीज करता है। किसके फॉर्म में इंक्रीज करता है? जीपी के फॉर्म में। मतलब ए, बी और सी, मान लो ये 3 साल का अमाउंट है, तो ए और बी का जो रेशियो होगा वो बी और सी के रेशियो इक्वल होगा। मतलब अगर हम लोग बी को ए में डिवाइड दें और सी को बी में डिवाइड दें तो ये आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, जीपी के फॉर्म में इंक्रीज करेगा। ठीक है? और अब जो भी देखो, अब ये भी है कि हर साल जो है अमाउंट पे इसमें क्या होता है? परसेंटेज ऐड होता है। अमाउंट का उतना परसेंट हम लोग निकालेंगे तो वो नेक्स्ट अमाउंट बन जाता है अमाउंट का। जैसे कि मान लो 100 रुपए लिया हम लोग, पहले तो समझना उसके बाद क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है? और रेट 10%। क्या है रेट? 10%। तो पहले साल के बाद जो अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 100 का 110%। ठीक है? तो ये कितना हो गया? 110। फिर नेक्स्ट साल जो है फिर हम लोग को 10% लगेगा तो इसी 110 का हम लोग क्या करेंगे? 110% निकाल लेंगे। ठीक है? मतलब अमाउंट पे ही हमारा क्या होता है? परसेंटेज होता है, ना कि प्रिंसिपल पे। ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखो, ये 2 साल का अमाउंट है, ये 3 साल का अमाउंट है। तो इसी पर जो आर परसेंट लगा है ना वो बन गया कितना? 792। ठीक है? तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे? 720 पे लग रहा है 1 प्लस
x बाय 100 बराबर 792। नहीं समझ में आया होगा ये कैसे हो, ऐसे समझ सकते हैं 720 रुपया था ये, अब 720 रुपया का हम लोग x बाय 100 मतलब r बाय 100 इज इक्वल टू 792, इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं। अभी 720 को उधर भेज दो, 1 को उधर भेज दो, -1 हो जाएगा, मतलब ये हो गया कितना, r बाय 100 ले लो, x को r मान लो, आ रही है, ठीक है। ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा देखो, 272 आ गया ऊपर, ठीक है, 72 बाय 720। अब 100 को इधर भेज दो गुना में, ठीक है, 72 से 10 बार में 10 से 0 मतलब 10% हमारा वैल्यू आ गया आर का वैल्यू, ठीक है। बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा, काफी इजी क्वेश्चन है, बड़ा है लेकिन काफी इजी है। अब देखो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ये एसएससी जीडी ऐसे काफी आसान नहीं समझना चाहिए, इसमें भी क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं जिससे दिमाग हिल जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है समझने का एक क्वेश्चन, ठीक है। इसमें कह रहा है इन एक्स ओपिनियन, मतलब एक्स अपने बारे में सोचता है, ठीक है, हिज वेट इज ग्रेटर देन 60 केजी बट लेस देन 68 केजी, मतलब एक्स का जो वेट है वो एक्स ही सोचता है खुद कि मेरा वेट 60 केजी से ज्यादा है लेकिन 68 से कम होगा, ठीक है। वाई डजंट एग्री विथ हिम, वाई कोई होगा लड़का जो कि एक्स के ओपिनियन से एग्री नहीं करता, बोलता है वो नहीं, मेरे ख्याल से तुम गलत बोल रहे हो। वो बोलता है कि तुम्हारा वेट जो है ना वो 62 केजी से ज्यादा होगा बट 70 से कम होगा। अब उसकी माँ भी आ जाती है एक्स की, अब वो बोलती है कि नहीं बेटा, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा जो वेट है ना वो 64 केजी से भी ज्यादा है, मतलब 64 केजी से क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये कर रहा है इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट, अब बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्स जो सोच रहा है वो भी सही है, वाई जो सोच रहा है वो भी सही है, और उसकी माँ जो सोच रही है वो भी सही है, सब सही है अपने अपने जगह। देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ एक्स इफ द वेट इज इन इंटीजर, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को एक नंबर लाइन बनाना होता है, क्या होता है, एक नंबर लाइन, हम लोगों ने नंबर लाइन ले लिया, ठीक है। अच्छा नंबर लाइन पे सबसे इस समय सबसे छोटा क्या है, 60 से 68 है, 62 से 70 है और 64 से बड़ा है, तो सबसे छोटा मुझे 60 ही लग रहा है, ठीक है। वैसे तो 0 से लेना चाहिए लेकिन उतना लिख करेंगे। और देखो सबसे ज्यादा हमें जो मुझे कौन नजर आ रहा है, सबसे बड़ा नंबर कौन नजर आ रहा है, 70, तो इधर 70 ले लो, ठीक है। और इसके बीच में कितना नंबर देना पड़ेगा, सबको पता है 61 से 62 63 है ना, तो हम लोग यहाँ पे 61 62 63 64 65 66 67 68, चलो इसको 69 लेते हैं, ठीक है, 70 हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस पे, ठीक है। कैसे करेंगे, 60 से 68 मतलब क्या हो गया देखो, 60 तो नहीं होगा, तो 60 पे हम लोग गोला दे देंगे, ठीक है। 60 से कहाँ जाएंगे हम लोग, 68 पे, 68 पे भी गोला। गोला का मतलब ये होता है कि 60 भी इसमें शामिल नहीं है, 68 भी शामिल नहीं है, मतलब एक्स जो सोच रहा है उसका वेट 60 केजी भी नहीं होगा, 68 भी नहीं होगा, लेकिन उसके बीच में हो सकता है, 61 हो सकता है, 62 हो सकता है, 65 हो सकता है, 66 हो सकता है, लेकिन 68 नहीं होगा, तो यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा होगा। दूसरा कंडीशन में वाई जो सोचा था उसमें 62 से 70 के बीच है, लेकिन 62 भी नहीं है, 70 भी नहीं है, तो 62 पे भी ओपन और 70 पे भी ओपन, ठीक है। तीसरा उसकी माँ जो सोच रही है वो 64 से बड़ा है लेकिन 64 नहीं, 64 पे भी ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है, ये ओपन क्लोज, देखो ओपन ऐसे होता है, क्लोज ऐसा होता है, अगर आप लोग 12th में मैथ पढ़े होगे तो समझ में आता होगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, तो वो मैं समझाता हूँ। ओपन का मतलब होता है कि वो उसमें शामिल नहीं है, ये इसमें शामिल है। अगर जैसे कि अगर इसमें होता उसकी माँ बोलती एक्स का जो वेट है ना वो 64 भी हो सकता है और 64 से बड़ा भी हो सकता है, तो 64 के पास देखो क्या हो गया, इक्वल भी लग गया, तो उस कंडीशन में मैं इसे क्या करता यहाँ पे ब्लर कर देता, ठीक है, मतलब ऐसा इस तरह से कर देता, तो ऐसा भी मैं नहीं कर रहा हूँ। अब देखो इन तीनों में कॉमन पार्ट क्या है, देखो कॉमन पार्ट मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, ये है हमारा कॉमन पार्ट, ठीक है। कॉमन पार्ट में 64 लेंगे, क्या लेना, देखो 64 ये तो नहीं लेना है, 68 लेना है कि नहीं, 68 पे भी देखो गोल गोल यहाँ पे खाली है, तो बचा बीच में क्या क्या, 65 66 और 67। अब यही बोल रहा है इसमें, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ एक्स इफ द वेट इज इन इंटीजर, मतलब पूछ रहा 65 66 67 इस तीन प्रोबेबल, प्रोबेबल मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है कि एक्स का वेट क्या क्या हो सकता है, 65 भी हो सकता है, 66 भी हो सकता है और 67 भी हो सकता है, तो इन तीनों का एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज निकालने का जरूरत है क्या, नहीं ना, मिडल नंबर होगा भाई, क्योंकि लगातार नंबर में एवरेज हम लोग निकालते नहीं, दिख जाता है, तो 66 इसका एवरेज होगा, ठीक है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। अब इसमें कह रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज इज 6:7, ठीक है, ये हमारा बॉयज है ये गर्ल्स है, इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या है, 6:7 है।
अब बोल रहा है इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 20%। बॉयज जो है वो 20% से इंक्रीज करता है और गर्ल्स जो है वो 10% से इंक्रीज करता है। इसको बनाने के लिए आप 20% को फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर 10% को फ्रैक्शन में चेंज करो, फिर इक्वल करो। दिमाग खराब हो जाएगा, उतना नहीं करना भाई। देखो 6:7 है ना, अब 6 का 20% निकालने में बहुत दिक्कत होगा, 7 का 10% निकालने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन 60 और 70 ले ले तो दिक्कत होगा क्या? नहीं ना। 60 का 20% कितना आराम से निकाल सकते हैं। 10% हो गया 6, 20% हो गया 12, 70 का 10% 7 7 हो गया, सिंपल। ठीक है, ये इतना तो पता होगा ना। जैसे देखो कोई भी 2 डिजिट का नंबर अगर का कोई परसेंटेज निकालना हो ना, तो फर्स्ट डिजिट में क्या करो, परसेंटेज के फर्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो। अगर सब में जीरो लगा होगा तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 40 का 20% 8 हो गया। ठीक है, नहीं तो निकाल लो 60 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 दूना 12, इसमें 12 हम लोग और ऐड कर देंगे तो न्यू नंबर ऑफ बॉयज कितना हो गया 72। 70 का 10% 7, तो इसमें 7 जोड़ दो 77, तो 72:77 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अपने अगले क्वेश्चन पे। कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब इसमें बोल रहा है राइट ट्रायंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इज रोटेटेड अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर टू फॉर्म ए कोन। द वॉल्यूम ऑफ द कोन्स ऑफ फॉर्म्ड इज। देखो अब इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये समझना है इसे। ठीक है, मान लो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एक साइड है 12, एक साइड है 5 और एक साइड है 13। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस ट्रायंगल को रोटेट कर दिया जा रहा है अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। मतलब इस राइट एंगल ट्रायंगल का जो ये 12 सेंटीमीटर वाला जो लेंथ है, इसको पकड़ के और इस ट्रायंगल को यहाँ से मूव करवा देना है, गोल को। ठीक है, जैसे गोल करोगे ना तो एक शंकु आकार का, अब बोला मत ट्रायंगल बना, ये शंकु आकार का बनेगा। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करना होगा तो कॉपी को हाथ में पकड़ के कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, शंकु बन गया। अब इस शंकु का क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है। तो वॉल्यूम होता है हमारा पहले, सबसे पहले 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच। अब देखो आर क्या होगा हमारा, आर देखो 5 है, आर है हमारा 5, और एच क्या है, एच तो ये हाइट हो गया 12, सब कुछ तो दिया ही हुआ है। तो 1/3 पाई 5 का स्क्वायर गुना 12, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 100 पाई हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। समझ में तो आ रहा है ना बच्चों? अगर आ रहा है तो लाइक कर दो, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही लो चैनल को, आगे आप लोगों को काफी फायदा होने वाला है इससे। ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं इसे, सिखाने का जरूरत नहीं है इसमें। सबसे पहले पहले का करी फिर करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा, पहले का करी फिर करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। आवा कि नहीं आवा, आवा ना। तो देखो पहले सबसे पहले ब्रैकेट बोर्ड मास, पहले का करी तो पहले 3 करी। ठीक है, फिर 64 भागा 2 लिख दा, गुना ये 3 भागा 9 मतलब 1/3 माइनस 32। अब देखो अब गुना और भागा माइनस है, सबसे पहले भागा करेंगे ना तो ये दोनों कर देंगे 32 गुना। अब देखो गुना यहीं पे कर सकते हो, 32 एकम 32। अब देखो 32 में से 32 गया, जीरो आंसर होगा इसका। ठीक है, टाइम इसमें नहीं गवाना, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। अब इसमें बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ 8% इंक्रीज बाय 2.5 केजी। 8% है, ठीक है, उसका एवरेज वेट जो है ना 2.5 केजी से बढ़ जाता है। ठीक है, when a new person comes in place of one of them weighing 75 kg, what is the weight of the new person? देखो इसमें 7% है, ठीक है, और एक 8वां पर्सन है। ठीक है, इस 7% में कोई भी चेंजेस नहीं आया, लेकिन इस एक पर्सन के चले जाने से और एक तीसरा पर्सन मतलब एक न्यू पर्सन एक्स आ जाने से इसका वेट हमें गिवन है 75 केजी। ठीक है, जो इसका एवरेज है ना वो 2.5 से इंक्रीज कर गया। ठीक है, एवरेज अगर 2.5 से इंक्रीज किया तो वेट कितना से इंक्रीज करेगा, तो 8 गुना 2.5। ठीक है, तो इसको गुना करो तो आ जाएगा 20 केजी। अब ये 20 केजी जो चेंज आया है वो किसके कारण आया है, बस वो इन दोनों के कारण आया है। आया है कि नहीं, क्योंकि ये 7 जो पर्सन है, ये 7% अपने जगह पर से कहीं गया नहीं, गया ना, वो तो अपने ऐसे ऐसे ही है जैसे बैठा हुआ था मान लो। ठीक है, एक पर्सन को निकाल के दूसरा पर्सन को ले आया, दूसरा पर्सन को लाया ना, वेट इंक्रीज कर गया। वेट इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, कहीं भी अगर एवरेज बढ़ जाए ना तो जो नया बंदा आ रहा है ना तो उसका मतलब वो भारी है, भारी भरकम है, तब तो एवरेज वेट बढ़ गया ना। इट मीन्स एक्स का जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर होगा 75 से। ठीक है, कितना ग्रेटर होगा, 20 केजी, क्योंकि इन्हीं दोनों के आदान प्रदान मतलब जाने आने से जो है 20 केजी का क्या हो गया, चेंजेस आ गया है। तो नया जो पर्सन आया उसका वेट में से अगर पुराने वाले का वेट हटा दे तो 20 केजी बढ़ गया, तो एक्स बराबर 95 केजी, मतलब
मतलब जो नया पर्सन आया वो 95 केजी का था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। How much time will it take for an amount of 360 to yield 72 as an interest at 5% per annum? इसको आप लोग अगर अमाउंट की वाला फॉर्मूला लगा के बनाओगे ना, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस पी गुना आर गुना टी बाय 100, तो काफी वक्त लग जाएगा, ठीक है। इसको दिमाग लगा के बनाना है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ 360 टू यील्ड 72, मतलब प्रिंसिपल दिया है हमको 360 और इंटरेस्ट दिया है हमारे पास 72, सॉरी इसमें तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, और रेट दिया है हम लोग का 5%, मतलब टाइम पूछ रहा है, ठीक है, मतलब सिर्फ ये वाला लगेगा। तो या तो इसको फॉर्मूला लगा के तुरंत तुरंत बना लो, या नहीं तो दिमाग लगा के सोच सकते हो, ठीक है। आर है 5%, ठीक है। अगर 2 साल के लिए लेते तो ये कितना होता, 10%। अब 10% का 360 का 10% कितना होता है, 36। कितना होता है, 36, और ये कितना है 72, मतलब इसमें हमको 2 से गुना करना पड़ेगा। अब ये इंटरेस्ट में 2 से गुना करना पड़ा, तो टाइम ये परसेंटेज में भी 2 से गुना करना पड़ेगा ना, परसेंटेज हो गया 20, अब परसेंटेज 20 हो गया, कैसे हो गया 20, 5 में 4 से गुना करेंगे तब ना, तो मतलब टाइम कितना हो गया 4 ही है। ऐसे सॉल्व कर लो, ये तो क्वेश्चन देखते ही साथ बन जाता है 1 ही सेकंड में, मतलब कुछ लगाना भी नहीं पड़ता दिमाग, क्योंकि बस ये परसेंटेज हमें सोचना है। 36 360 का 10% होगा 36, तो 20% हो गया 72। 20% कैसे आएगा, 5% में 4 से गुना करेंगे तभी 20% आएगा ना, और 4 से गुना क्यों करते हैं, क्योंकि रेट गुना टाइम है, ठीक है। तो टाइम हमारा 4 ईयर हो गया। नहीं समझ में आया तो फॉर्मूला पुट करके बना लो भाई, ठीक है। इसको देख लेते हैं, 24/4, 24/4 गुना 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, क्योंकि पहले ब्रैकेट का काम होता है, भागा 2। अब भागा पहले काम होगा ना, 24/4 6 गुना 6/2 3, छतरी का 18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 men consume 720 kg of rice in 30 days. In how many days can 90 men consume 270 kg? मतलब 120 आदमी 720 किलो राइस 30 दिन में खत्म करता है, तो कितने दिन में 90 आदमी 270 किलो खत्म कर लेगा? तो एम डी एच बाय डब्ल्यू, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। सबसे पहले कितने आदमी, 120 आदमी, कितना डेज, 30 डेज, कितना घंटा, नहीं है घंटा, कुछ नहीं लिखेंगे, डिवाइडेड बाय कितना वर्क, 720 केजी वर्क, बराबर इधर मैन 90 मैन, दिन पूछा जा रहा है, और वर्क 270, 0 से 0 गया गया, 0 से 0 गया गया, 9 27, 3 से 24, 3 अठे 24, 8 से 15, मतलब 15 दिन लगेंगे खत्म करने में। 90 आदमी को 270 किलो चावल 15 दिन में खत्म कर देगा, बहुत खाता है। नेक्स्ट देखो, two students appear for examination, one student who has scored 20 marks more than the other, एक A है एक B है, ठीक है। one student who has scored 20 marks more than other, एक जो है दूसरे से 20 मार्क्स ज्यादा लाता है, ठीक है। अब इसमें कह रहा है क्या, one student who has scored, वो स्टूडेंट जो कि 20 मार्क्स ज्यादा लाता है दूसरे से, was था, was is जहाँ रहा इक्वल दो, 60%, 60% मतलब 3/5 ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स, सम ऑफ देयर मार्क्स जोड़ो दोनों को, x प्लस एक्स 2x प्लस 20, है कि नहीं। अब ये 5 इधर से इधर भेज दो इसको गुना में, ये कितना हो गया देखो, 5x प्लस 20 × 100 बराबर 6x प्लस 20 × 60। अब देखो 60 को इधर भेजो, 5x को इधर भेजो, तो 100 माइनस 60 बराबर x, x बराबर 40। तो पूछा क्या है, व्हाट वाज हिज स्कोर, किसका स्कोर पूछ रहा है, ए का ना पूछ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ वन स्टूडेंट हु स्कोर 20 मार्क्स मोर देन द अदर, वो जो है 60% था, इसके बारे में बात हो रहा है। तो ये कितना स्कोर करेगा, 40 प्लस 20 मतलब 60। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें, करो। कह रहा है, एन आर्टिकल वाज सोल्ड 4000 रुपया, had a discount of 10% was being offered, the profit would have been 20%, the cost price of the article। अब देखो 4000 का है मान लो लिस्ट प्राइस, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर वो 10% का डिस्काउंट दे दे, 10% का डिस्काउंट मतलब 4000 का 10% कितना होगा, 400, एक जीरो हटा दो, 400 घटा 3600, तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, 20%। 20% प्रॉफिट मतलब कितना हो गया भाई, 1/5, तो ये प्रॉफिट, ये सीपी, तो एसपी कितना हो गया 6, तो ये तो एसपी है ना, 4000 का सामान है, ठीक है।
उस पे वो 10% का छूट दिया, 10% का छूट दिया तो ये एसपी हो गया। और छूट देने के बाद बेचा ना, उसे 20% का लाभ हो गया। तो 20% का निकाले हम लोग, 1/5 रेशियो आया, तो 6 हमारा क्या आ गया एसपी। तो 6 यूनिट का वैल्यू 3600, 1 यूनिट का वैल्यू 600, ठीक है। तो 5 यूनिट का वैल्यू 6 पंचे 30, 3000। तो सीपी कितना हो गया 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। यस, इस क्वेश्चन में कह रहा है द स्लैंट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 15 मीटर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर हमारा क्या है, कोन है, ठीक है। कैसा फिगर बनाया, ये हमारा राइट सर्कुलर कोन है। स्लैंट हाइट हमारा कितना है 15 एंड हाइट कितना है 9। द एरिया ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बाय आर एल। आर तो निकालना पड़ेगा, एल हमारे पास मालूम है 15। तो ये कितना आएगा ये सोचो आप। 9 15, 9 15, अगर 3 से डिवाइड दे, 3 तिया 9, 3 पचे 15, तो 3 4 5 का क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपल। तो ये इसका 3 गुना है, ये इसका 3 गुना है, तो इसका 3 गुना क्या होगा 4 तिया 12, मतलब रेडियस हमारा क्या आ गया 12, रेडियस आ गया 12। तो पाई आर एल मतलब 180 पाई मीटर स्क्वायर हमारा आंसर होगा कर्व सरफेस एरिया। बढ़िया, अपने अगले क्वेश्चन पे। यस, इस क्वेश्चन में कह रहा है अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 50 पैसा, 1 रुपया इन द रेशियो 3:4:5। इफ देयर आर इन ऑल 31 रुपीज देन हाउ मेनी 1 रुपीज कॉइन आर इन देयर बैग। देखो, एक बैग है, ठीक है, उसमें 25 पैसा का भी कॉइन है, 50 पैसा का भी कॉइन है और 1 रुपीज का भी कॉइन है, ठीक है। और इन रुपीज का जो रेशियो है ना वो 3:4 क्या है 5, ठीक है। तो मान लो 25 पैसा का कॉइन 3x पीस है, 50 पैसा का कॉइन 4x पीस है, 1 रुपया का कॉइन 5x पीस है, ठीक है। टोटल मिला के 31 रुपया है। तो अगर 25 पैसा है, 25 पैसा का कॉइन है और 3x पीस है, तो रुपया में निकालना है, तो 25 पैसा कितना होता है 1/4 रुपया, तो 1/4 रुपया। ये समझ रहा है ना, 25 पैसा को रुपया में चेंज करेंगे, 100 से डिवाइड देंगे ना भाई, 1/4 आएगा ना। फिर देखो 4x गुना 50 पैसा को 1/2 रुपया नहीं लिखेंगे, हाफ रुपया, आधा रुपया, और प्लस अब 1 रुपया है तो 1 रुपया तो ठीक है, इतना गुना 1 कर दो, ये टोटल मिला के 31 रुपया हो गया। अब ये कितना है देखो 3x/4, यहाँ पे सब जगह 4 बना लो, नीचे इसके नीचे 4 बना के 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करो, नीचे 4 मल्टीप्लाई करो, इसको नीचे 4 बना के 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखो ऊपर कितना आ गया 3x/4 प्लस 8x/4 प्लस 20x/4 बराबर 31। ऊपर 20 8 28 3 31, 31 x/4 बराबर 31। तो x बराबर 4, x बराबर 4 आ गया। 1 रुपया का कॉइन कितना होगा, 1 रुपया का कॉइन है 5x, तो 5 गुना 4 बराबर 20, 20 पीस। इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या नहीं करवाया, सोचो सोचो क्या नहीं करवाया। तो हमने नहीं करवाया क्या पता है, हम लोग पाई चार्ट नहीं करवाया, ग्राफ डाटा इंटरप्रिटेशन नहीं करवाया। तो वो मैं उसका अलग से क्लास ले लूंगा अच्छे से सारे का कंपाइल करके, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन आप लोग उनसे वादा करो कि आप लोग बने रहोगे इस चैनल पे, इस वीडियो को पूरा देखोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जहाँ भी कुछ भी दिक्कत होता है ना, तो आप कमेंट करके बताओ कि मुझे ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। कमेंट जब तक नहीं करोगे यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो मैं अगले वीडियो में कैसे वहाँ पे ठीक करूँगा बताओ कि ये चीज़ थोड़ा फास्ट हो गया है, इसको थोड़ा स्लो करो, इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। इस तरह से बताओगे आप कमेंट करके, ठीक है। लाइक करो प्लीज़, भाई को सपोर्ट करो आप। अच्छा से अच्छा पढ़ाऊँगा, ठीक है, और अच्छे से अच्छे सिखाऊँगा भी। So thank you for watching till the end. Thank you very much, guys. Thank you very much. Thank you very much.